अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बॉन्ड लेंथ के मुताबिक बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की। दोनों टॉपिक आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए इन दोनों को साथ साथ समझना ज़रूरी होता है। बॉन्ड लेंथ के ऊपर पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और फिर हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ पर असरअंदाज करते हैं। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ये दोनों बॉन्डेड एटम्स चाहे कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हों चाहे आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हों, लेकिन अगर दो एटम आपस में बॉन्ड किए हुए हैं, दो एटम के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान फासले को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। कैसे? एक तस्वीर की सूरत में इसको देखते हैं। देखें, ये एक एटम है और ये फर्ज करें दूसरा एटम है, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस हैं और उनके दरमियान फासला, इस फासले को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये फासला बॉन्ड लेंथ कहलाता है। बॉन्ड लेंथ को कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहा जाता है। कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहा जाता है। कंप्रोमाइज डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये वो डिस्टेंस है जहां पे दोनों एटम कंप्रोमाइज करते हैं कि हम इतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से रहेंगे, ना इससे करीब आएंगे न दूर जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि इस डिस्टेंस पर इन दोनों एटम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दोनों एटम की पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्टेंस पर मिनिमम होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कंपैरेटिवली वीक होती हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि बॉन्ड लेंथ, अगर तो ये बॉन्ड बना हुआ है सेम एटम्स के दरमियान और ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ की मदद से हम एटॉमिक रेडियाई यानी कोवलेंट रेडियाई मालूम कर सकते हैं। कोवलेंट रेडियाई कैसे मालूम करेंगे कि चले एग्जांपल के साथ इसको हल करते हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हमें जो किताबों में बताई जाती है वो 75.4 पिकोमीटर है। लिहाजा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कैसे निकलेगा? तो आप करेंगे 75.4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 37.7 पिकोमीटर। सो इस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है वो एटॉमिक रेडियाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके अलावा भी बॉन्ड लेंथ कई और केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें इसका रोल होता है, ये अपना किरदार अदा करती है। इसको मालूम करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, उनमें एक टेक्निक जिसे हम डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, चाहे एक्स रे डिफ्रैक्शन हो चाहे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हो। डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसकी मदद से हम एटम का रेडियस भी मालूम करते हैं, एटम का साइज भी मालूम करते हैं और इसी की मदद से जो है हम बॉन्ड लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रल स्टडीज भी एक टेक्निक है जो टेक्निक बॉन्ड लेंथ को मालूम करने में इस्तेमाल होती है। इन टेक्निक्स को यहाँ पे है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है, कम से कम हमें सिर्फ इन टेक्निक्स का नाम याद हो जाए। बाकी किसी और वीडियो में हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ, ये जो फिनोमिना है, ये किसी भी एटम के इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक ही कंपाउंड, उसके अंदर जो एटम मौजूद होते हैं, जब वही एटम किसी दूसरे कंपाउंड में जाते हैं तो मुमकिन है कि उनका जो डिस्टेंस है वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो इसमें जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर्स हैं या एटम के अराउंड का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है वो डिस्कस किया जाता है। अलबत्ता इस लेवल पर, जिस लेवल पर हम चूंकि इसको पहली दफा बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ के हवाले से, तो हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे और हम सिंपल
एम्पिरिकल डाटा की बुनियाद पर इसको जस्टिफाई करेंगे। तो अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो बॉन्ड लेंथ पे अपना असर डालते हैं, और उनमें जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है साइज। साइज अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का साइज 37 पिकोमीटर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बन रही है 75 पिकोमीटर। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बताई जाती है 142 पिकोमीटर। इस तरह से फ्लोरीन का साइज जो निकलता है वो निकलता है 71 पिकोमीटर। स्टिल आगे चलेंगे, कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो 77 पिकोमीटर बताया जाता है, लिहाजा ये जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा 154 पिकोमीटर। सो साइज के साथ बॉन्ड लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा होती जाएगी। किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? जैसे हम साइज को जस्टिफाई करते हैं, साइज ज्यादा क्यों है, कम क्यों है? साइज ज्यादा इसलिए होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कंपैरेटिवली वीकर हो जाती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी ज्यादा होते हैं, तो साइज ज्यादा होता है। जबकि साइज कम क्यों होता है कि नंबर ऑफ शेल कम होते हैं, उसके साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है, शील्ड इफेक्ट इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा होता, तो उसके नतीजे में जो है वो साइज उसका श्रिंक कर जाता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हैं, साइज स्मॉलर है, तो बॉन्ड लेंथ भी स्मॉलर आएगी, और ऑपोजिट जो है वो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सर इस चीज को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत बेसिक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ये टॉपिक सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सारी केमिस्ट्री ही बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होती है। तो पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स भी होते हैं और पीरियड्स भी होते हैं, और ग्रुप जो है वो हम टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं, और पीरियड को हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं। तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि साइज कैसे वेरी करता है, और साइज की वेरिएशन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, जबकि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। सो साइज जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बाज़ कंपटीशन के इम्तिहानात में या हमारे वैसे जो रेगुलर इम्तिहानात होते हैं उनके क्वेश्चन के अंदर जो है अक्सर इनके मुताबिक सवाल आ जाता है, और हम समझते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए। जैसे कि नोट करें, अगर हमें कोई कहता है कि बताएं जी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, अब हम ये समझ रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ के ज्यादा या कम होने का पता हमें तब लगेगा अगर हमें पता हो कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 154 पिकोमीटर है, तो हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं? तो नोट करें जरा पे, यहाँ कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, हमें समझ है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है हम जाने कि नाइट्रोजन के अंदर जो है वो बॉन्ड लेंथ की उसका मैग्नीट्यूड क्या है। हमें सिंपली ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन यहाँ पे है, नाइट्रोजन की पोजीशन यहाँ पे है, और इस रूल के अकॉर्डिंगली कार्बन इज ऑफ लार्जर साइज एंड नाइट्रोजन इज ऑफ स्मॉलर साइज। सो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो कि छोटे साइज का है, लिहाजा ये रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह से ये जो पहला फैक्टर है इसको आप इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। तो हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुनते ही एक दफा जहन में आता है कि ये कैसे इस पे असरअंदाज हो सकता है, लेकिन ये असरअंदाज होता है और उसका पहले हम प्रूफ देखेंगे कि कैसे। इस तरह से अगर हम कार्बन को एज एग्जांपल कंसीडर करते हुए बात करें और हम देखें कि
कि कार्बन जो है वो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन करता है। कार्बन हाइब्रिड स्टेट sp के अंदर एग्जिस्ट करता है, sp2 में एग्जिस्ट करता है और sp3 में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन की डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट्स है और sp के अंदर कार्बन जो है अमूमन अल्काइन के अंदर एग्जिस्ट करती है, sp2 आमतौर पर अल्कीन में एग्जिस्ट करता है और sp3 जो है ये अल्केन में एग्जिस्ट करता है। नाउ इनके बॉन्ड लेंथ भी हम जानते हैं, लिटरेचर से हम ये पता कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं कि अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर लिखी होती है, बताई जाती है। अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर होगी, जबकि अल्काइन में बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है। सो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ वेरी कर रही है। क्यों वेरी कर रही है? हाइब्रिडाइजेशन का रूल नजर आता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम कर रही है। अब कैसे कर रही है और क्यों कर रही है वो हमने समझना है। तो नोट करें, हाइब्रिडाइजेशन में हो क्या रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, s और p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो कैसे कैसे हो रहे हैं देखिए जरा। sp3 को पहले इंटरप्रेट करते हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं। sp3 के अंदर आप देखें कि s ऑर्बिटल ये 1 है और टोटल जो ऑर्बिटल है वो आप देखें तो 4 है। तो आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो करैक्टर है, s करैक्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 25% निकलता है, जबकि sp2 के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, उनमें से एक s ऑर्बिटल है। सो ये निकलता है 33%। और sp में आप देखिए टोटल 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं और उसमें से एक s है, यानी s करैक्टर यहां पे 50% पर पहुंच जाता है। तो नोट करें कि यहां हमने s करैक्टर को डिटरमाइन किया है। क्यों किया है? क्योंकि s करैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक का इसके साथ एक बड़ा खास ताल्लुक है। s करैक्टर जो है ये डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि s ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस रहता है। सो जो s करैक्टर ज्यादा हो जाएगा, जो s करैक्टर ज्यादा होगा, s करैक्टर के ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ या जो ऑर्बिटल है वो शॉर्ट बनेगा। s करैक्टर जितना ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी लेंथ शॉर्ट होती जाएगी, ऑर्बिटल लेंथ वो छोटा होता जाएगा। तो अब आपको समझ आई कि वो जो हम ऑर्बिटल बनाते हैं sp3, sp2, sp ऑर्बिटल और सेम शेप के बनाते हैं, वो शेप तो सेम होती है लेकिन उनकी लेंथ सेम नहीं होती। जो sp ऑर्बिटल होता है वो सबसे छोटे साइज का होता है और इन कंपैरिजन जो sp2 है वो जरा बड़े साइज का होता है और sp3 सबसे लेंथी, उसका साइज सबसे ज्यादा होता है। सो एज के उसके ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ भी जो है वो इफेक्ट होती है। तो हम क्या देखेंगे कि हम ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसके नतीजे में बॉन्ड सबसे छोटा बनेगा क्योंकि इसमें s करैक्टर सबसे ज्यादा है और s करैक्टर ज्यादा होने की वजह से ये क्लोजर टू द न्यूक्लियस रहता है, लिहाजा लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, ये साइज या हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा है इंपॉर्टेंट है। और क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस इसी हवाले से आती हैं और सबसे ज्यादा डिस्कशन अगर हो रही है तो इसी एक पॉइंट के ऊपर होती है। और ये तीसरा फैक्टर कौन सा है? ये फैक्टर है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इससे पहले जब हमने बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक में बात की तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू डिफर करती है, वेरी करती है। और कैसे डिफर करती है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कम होती है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आती है। बॉन्ड लेंथ के केस में चूंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स है, उलट है, इसलिए क्राइटेरिया बदल जाता है
कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा है जबकि बॉन्ड लेंथ कम आएगी। कैसे, नोट करिएगा। जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड करते हैं तो HF बॉन्ड हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, सिंपली जैसे H और H का साइज जमा हुआ है, F और F का साइज जमा हो गया है, कार्बन और कार्बन का साइज जमा हो गया है, तो उससे बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ गई है। तो HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे होनी चाहिए, 37 प्लस 71। 37 हाइड्रोजन का और जो फ्लोरीन है उसका साइज है 71। तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो है 108 पिकोमीटर, जबकि एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ इस केस के अंदर HF के केस में सिर्फ और सिर्फ 92 पिकोमीटर होती है। तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कैसे कि यहां जब हम बात करते हैं तो ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, इनमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कोवलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये शेयरिंग की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें और कोई फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड तो ठीक है मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने करीब करेगा, लिहाजा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। सो इन चार्जेस की प्रेजेंस जो है वो अपना एक इस पे इफेक्ट डालेगी कि इन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी और अलोंग दी शेयरिंग फोर्स, कोवलेंट फोर्स, ये आयनिक टाइप की फोर्स जो है ये भी उसमें ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ उसकी शॉर्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा तो हमारी ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है उसमें डिफरेंस भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। 1941 में दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है शोमेकर और दूसरे का नाम है स्टीवनसन। इन दोनों ने एक एक्वेरियम इंट्रोड्यूस करवाई और उस एक्वेरियम के अंदर इन्होंने ये कहा कि हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ से कितनी ज्यादा वेरिएशन आएगी। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हम बगैर एक्सपेरिमेंट के अपनी इस इक्वेशन के जरिए से मालूम कर सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है कि रेडियस जो एक्सपेरिमेंटली आपने मालूम करना है वो कैसे आएगा, एक एटम का रेडियस प्लस दूसरे एटम का रेडियस माइनस 9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी वन एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी सेकंड एटम। सो ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से हम बॉन्ड लेंथ मालूम कर सकते हैं। और ये बॉन्ड लेंथ किसकी मालूम करेंगे, उसकी मालूम करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। जरा इस कुलिये को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये यहां पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। तो नोट करते हैं बॉन्ड लेंथ फॉर HF की बॉन्ड लेंथ क्या आती है हमारे पास। तो नोट देखें, लेट्स से कि ये हमारे पास A जो है ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का साइज 71 और B जो है ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का साइज हमारे पास आ जाएगा 37 माइनस 9 इंटू फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 4.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.2। तो इसको हम हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 108 माइनस 9 इंटू 1.8 और इसका आंसर हमारे पास 92 पिकोमीटर जो है वो आएगा। तो ये तो एक एग्जांपल है जहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन कई एक एग्जांपल्स ऐसी भी हैं, कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चूंकि ये फॉर्मूला लिटरेचर की किताब केमिस्ट्री की किताबों में हमें मिलता है, लिटरेचर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लिहाजा एटलीस्ट हमें ये बात याद होनी चाहिए कि 1941 के अंदर इस तरह का काम हुआ है और बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूला के अंदर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली वेरिएशन की है। फिर भी
बात ये है कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आएगा वो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेगा और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू वहां पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंस के होने के चांसेस मौजूद हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो वहां पे पॉसिबल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।